हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसका नेम है हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। टोटल इसकी 6 वीडियोस होंगी। तो देखो, सबसे पहले वाली वीडियो में हम कवर करेंगे डुअल्स। टोटल 7 टॉपिक्स करेंगे। आज की थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पहली वीडियो है। इसमें हम करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इमेज कितने टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, फिर पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन, फिर पढ़ेंगे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी छोटी छोटी वीडियोस होंगी। ठीक है, देखो बच्चों, आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है डबल नेचर। डबल नेचर, इसके कैसे हैं? डबल नेचर है। आखिर ऐसा क्यों इसका डबल नेचर है? क्या आखिर ऐसा क्यों इसका डबल नेचर है? देखो बच्चों, ऐसा है, सबसे पहले आते हैं न्यूटन। कौन आए? न्यूटन। ये आए थे 1600 के आसपास आए थे। इन्होंने बताया जो हमारी लाइट है वो कॉर्पस्कल से बनी है। कॉर्पस्कल से बनी है। कॉर्पस्कल का मतलब है स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं पार्टिकल थ्योरी। कह सकते हैं पार्टिकल थ्योरी। थ्योरी क्या बोल सकते हैं हम इसे? पार्टिकल्स थ्योरी बोल सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट थी वो पार्टिकल से बनी हुई है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एट वेरी हाई स्पीड। क्या जो हमारी लाइट है वो किससे बनी हुई है? पार्टिकल से बनी हुई है, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एट वेरी हाई स्पीड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड। ठीक है, इन्होंने तो ये बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइगन्स। बाद आए हाइगन्स। हाइगन्स ने क्या कहा? देखो, हाइगन्स बोलते हैं, हाइगन्स बताया, हाइगन्स कहते हैं हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है, पार्टिकल तो उसमें कहीं भी नहीं दिखे। या तो एक वेव है, एक एनर्जी है। जैसे एक साउंड एक एनर्जी, उसी तरीके से एक लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, साउंड। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के। जब पार्टिकल्स आप उसमें वाइब्रेट होते हैं, उसी जगह उसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो पार्टिकल नहीं है। या तो एक ऐसी वेव है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी इन्होंने क्या दे दी थी? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी। वेव थ्योरी इन्होंने क्या बताया? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इसको किसी भी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं। क्या ऐसी जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। पार्टिकल वाइब नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं। तो अभी तक तो बस आप इतना याद रखो कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अंदर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। बस आप आपको इतना ही पढ़ो, और बाकी आपको इसके ऊपर पूरे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर, और बाकी आपको ये सब 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब इतना समझ में आया। तो ये 2 थ्योरी थी। फिर उसके बाद अब देखो, यही कम से कम 2 साल तक कैसे रही? 200 साल तक चलती रही। 200 ईयर तक यही चलती रही। हाइगन्स आए, उन्होंने बताया कि ये एक वेव थ्योरी है। तो यही चलती रही कि कैसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, फिर ये 200 साल तक गई। फिर उसके बाद आते हैं आइंस्टीन। देखो, आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि लाइट तो एक पार्टिकल है। क्या? लाइट किससे बनी हुई है? एक
पार्टिकल से बनी हुई है। पर उन्होंने वेव के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही वेव को गलत बोला, कुछ भी नहीं बोला। उन्हें तो बस इतना कहा लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। देखो अब ये वापस पहुंच गए, जो हमारे न्यूटन ने बताया था वही पार्टिकल क्या कहने लगे, वापस हमारे आइंस्टीन भी कहने लगे। पर उसके बाद आते हैं मैक्स प्लैंक आते हैं। मैक्स प्लैंक, देखो मैक्स प्लैंक क्या कहते हैं, मैक्स प्लैंक ने किसकी थ्योरी दी, फोटोन की थ्योरी दी। देखो ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक सा जानने के लिए बता रहा है। फोटोन, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, फोटोन थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी, फोटोन थ्योरी दी। इन्होंने बताया जो लाइट क्या है, फोटोन थ्योरी, मतलब इन्होंने पार्टिकल को किसके फॉर्म में बताया, फोटोन के फॉर्म में बताया। फोटोन, पार्टिकल को किसके फॉर्म में, अब उन्होंने पार्टिकल का ना कहकर फोटोन बोला। और फोटोन का मतलब, फोटोन को उन्होंने कहा एनर्जी के पैकेट्स, क्या कहा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे, हमारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के, मतलब ये इनमें क्या है, एक एनर्जी के पैकेट से बनी हुई, जैसे एक तरीके से, इस तरीके से एनर्जी के पैकेट्स से बने हुए हैं। ये किसने कहा, ये कहा मैक्स प्लैंक ने, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि ये हुआ, लेकिन अभी भी इनको कन्फ्यूजन था कि ये पार्टिकल है या वेव है। पर उसके बाद आते हैं डी ब्रोगली। कौन आते हैं, डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली बताते हैं कि हमारी ये पार्टिकल, जो हमारी लाइट कैसी है, पार्टिकल भी है और साथ ही साथ में वेव है, दोनों है। पार्टिकल भी है और ये प्लस वेव, दोनों जैसा बिहेव करती है। कैसा, दोनों के जैसा बिहेव करती है। तो इससे पता चला, हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट का पता चला कि हमारी लाइट कैसा बिहेव कर रही, पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर रही और वेव जैसा भी बिहेव कर रही। तो हम डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या लिख सकते हैं, इट्स सो, दोनों का, पार्टिकल्स का भी बिहेव करती है, दोनों का शो करती है। पार्टिकल्स का भी बिहेव कर रही थी और वेव का भी बिहेव कर रही थी। डिपेंड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखें, डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग इज। देखो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब हमारा लाइट है ना वेव का नेचर दिखाएगी, कब हमारी लाइट पार्टिकल का नेचर दिखाएगी। तो देखो बच्चों, जब हम पार्टिकल की थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी लाइट कैसा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जैसे कि हम रिफ्लेक्शन की बात करें, किसकी, रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारी लाइट सीधी ट्रैवल करेगी। रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, लाइट सीधी ट्रैवल करेगी लेकिन एक जगह बेंड करेगी। उसी तरह रिफ्रैक्शन हो जाता है, कास्टिंग ऑफ शैडो हो सकता है। कास्टिंग ऑफ शैडो को कह सकते हैं एक तरीके से, कास्टिंग ऑफ शैडो का मतलब हो जाएगा, जैसे कि लाइट की क्या होगी, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना तो उससे क्या कहती है, पीछे एक शैडो बनने लगती है। तो जैसे कि आप देखते हो आपकी ऊपर चाहिए, वो किसके कारण होती है, लाइट के कारण। जब आप लाइट में जाते हो तो क्या बनने लगती है, आपकी शैडो बन सकती है। ये किसके साधन होता है, जब हम लाइट को बताते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसी तरीके से वेव थ्योरी में क्या होता है, वेव थ्योरी में क्या होता है, लाइट को बेंड कर दिया जाता है। लाइट को अराउंड ऑब्जेक्ट के अराउंड में जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, वेव नेचर को, उसमें जब कैसा बताया जाता है, लाइट बेंड होती रहती है एक तरीके से। उसका क्या होता है, पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न, वो अपन बिखर जाती है एक तरीके से, पूरी तरीके से। तो इसका मतलब जब वो बताए कैसा नेचर दिखा रही होगा, वेव का नेचर बना रहेगी। जैसे कि आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, पोलराइजेशन पढ़ोगे, और भी चीज़ें हैं, इंटरफ्रेंस पढ़ोगे। इंटरफ्रेंस में इनमें सब में क्या होगा, बहुत सारे पैटर्न, इस तरीके से वेव के पैटर्न बनने लगते हैं आपस में इंटरफ्रेंस में। जब हम देखो किस तरीके से इंटरफ्रेंस की बात करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से दो होल बनाएंगे और यहाँ पे हमारा सोर्स होगा कोई लाइट का। जब यहाँ से लाइट पास करवाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से, तो पीछे आप देखोगे बहुत सारे यहाँ लाइट दिखेंगी, बहुत सारी, इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न बनने लगते हैं लाइट के। ऐसे डिफ्रैक्शन में हुआ, जो ऑब्जेक्ट है ना, जब वो लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से टकराएगी ना तो लाइट आपस में क्या हो जाएगी, चारों तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये किस में हो जाएगा, जब लाइट को हम वेव के फॉर्म में दिखाएंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब हम देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट, अब हमको सिर्फ दो फिनोमेना पढ़ने हैं, कौन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें टोटल 6 फिनोमेना है, जैसे कि एक हमारा रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है, एक कास्टिंग ऑफ शैडो है, और एक डिफ्रैक्शन है, और इंटरफ्रेंस है, और पोलराइजेशन है। तो उन दोनों में सिर्फ हमारे लिए 10th क्लास के हिसाब से 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन। आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा लाइट क्या होता है। क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है, हमारा एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। जिसकी लाइट किससे बनी है, हमारी पार्टिकल्स को क्या बोला गया था, फोटोन को क्या बोलते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। एनर्जी के पैकेट्स हैं,
क्या फोटोन ही हमारे क्या है, एनर्जी के पैकेट है। तो जो हमारे इसका मतलब क्या होगा, जो फोटोन किस फॉर्म में है, इसका मतलब लाइट हमारा किस फॉर्म में हो जाएगी, एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। जिसकी बात की जाए साउंड की, जिसकी साउंड की बात की जाए, साउंड भी क्या है, एक हमारा एनर्जी तो है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। हीट भी क्या है, एक एनर्जी है। ये क्या है, हीट, जिसको हमारी त्वचा से हम स्किन से टच करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि ये एक एनर्जी। उसी तरीके से हमारी ये क्या है, लाइट, लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट सी, तो देखो क्या पता चला, लाइट क्या है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइट क्या होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम बाद में बात करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ये जब हम बात करेंगे, जब हम इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये सरफेस है। देखो ये क्या है, हमारे पास एक किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है। जब हमारी इंसिडेंट रे आए किसी ऑब्जेक्ट पर या मीडियम पर, जिस मीडियम पर आए और उसी पर लौट के वापस चली जाए, जिस ऑब्जेक्ट पर आए और उसी ऑब्जेक्ट पर वापस लौट, जिस सरफेस पर आए, जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आए उसी पर वापस लौट के चली जा रही, तो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या बोल सकते हैं जिस मीडियम पर आ रही है उसी मीडियम पे लौट के चली जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ पूरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ तो देखो बच्चों, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी किस चीज, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंड बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यदि जो हमारी इंसिडेंट ले आएगी जिस सरफेस पर, उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, वही क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखो बच्चों, देखो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं कम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ये बॉल है, ये क्या करेगी, कम रिफ्लेक्ट करेगी। उसी लगेगी जो कोई हम शाइनिंग ऑब्जेक्ट ले, चमकते वाला, तो वो कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे पता चलता है, देखो इतना समझ में आएगा। तो देखो मान लीजिए हमारे पास ये, इसी के यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, ये कोई सा प्लेन मिरर मान लिया। देखो ये क्या है, हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर तो आप जानती होगी, जो आपके घरों में यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारा एक प्लेन मिरर है। तो देखो जब भी देखो ये प्लेन मिरर है, तो इस पर क्या होता है, लाइट हमारी इस तरीके से आती है और यहाँ से पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। क्यों चली जाती है, देखो बच्चों, इसके पीछे क्या होता है, एक इस तरीके से पेंट लगी होती है। क्या इसके पीछे एक सिल्वर की पेंट कर दी जाती है। किसकी, सिल्वर मेटल से पेंट कर दी जाती है, एक पतली सी लेयर की पेंट कर दी जाती है। उससे क्या होता है, एक ये शाइनिंग करने लगता है। वो सिल्वर एक ऐसा मेटल होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ना ही इमिट करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इमिट क्या होता है, ऑब्जर्व क्या होता है। मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आप इसके नीचे लिखना, ये हमारा इस तरीके से क्या होता है, एक सरफेस है। मान लीजिए हमारी यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही, क्या इंसिडेंट रे आ रही, तो कुछ सरफेस क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मतलब इसी पे, यहीं पे कहीं ऑब्जर्व कर लेगा, ये अपने सरफेस पे कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एब्जॉर्बेशन हो, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी लाइट कैसी हो रही, एब्जॉर्ब हो रही। और लेकिन कुछ सरफेस कैसे होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। क्या, कुछ सरफेस यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। क्यों, आ रही और वापस चली जाए, तो वही क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। या फिर कुछ सरफेस हो रहे होंगे, वो मीडियम यहाँ से सरफेस के बाहर निकल जा रही होगी। क्या, सरफेस के अंदर से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा है, उसमें क्या होता है, लाइट हमारी पास हो रही, तो इसका मतलब उसमें से पास हो जा रही, मतलब एमिट हो जा रही, निकल जा रही है बाहर, एमिट्स हो रही है लाइट, निकल जा रही। तो देखो जरूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का हो सकता है, वो 2 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का। या तो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा हो और साथ में एमिट कर रहा हो, या तो वो तीनों कर सकता है, या तो रिफ्लेक्शन अकेला कर सकता है। तो ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, एकदम लाइट को बाहर निकाल देता है। और ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, ये कहते हैं रिफ्रैक्शन करते हैं। ये रिफ्रैक्शन ये क्या कर रहे हैं, हमारे रिफ्रैक्शन करते हैं। और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कोई से भी। तो ये प्लेन मिरर, ये पे आसा हमारा प्लेन मिरर,
ये प्लेन मिरर, ये क्या कर रहा है, प्लेन मिरर क्या कर रहा है, लाइट को कंप्लीटली निकाल दे रहा है। तो ये क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे ये क्या लगी है, सिल्वर कलर की ब्लैक शीट लगी है। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैक साइड, ये कैसा इसका बैक साइड है, यहाँ पे लिखेंगे बैक साइड, बैक साइड। देखो बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा हूँ, बैक साइड में ही सिर्फ हमें इसके पीछे सिल्वर अकेला पॉलिश कर दिया। देखो यदि हमने सिर्फ और सिर्फ इसका सिल्वर की एक थिन लेयर अकेली लगा दी तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, इस पर अपने आप स्क्रैचेस आने लगेंगे और फिर ये रफ में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जैसी रफ हो जाएगी तो इस पर वापस क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस है ना वो क्या करने का, रफ सरफेस हो जाएगा। तो मतलब क्या करेगा, सही से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसलिए साथ में क्या किया जाता है, इसके पीछे एक रेड पेंट और कर दिया जाता है। सिल्वर को लेयर रहती है ना, उस सिल्वर के लेयर भी, पतली सी लेयर के पीछे भी एक पेंट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो हमारा कलर के है ना वो स्क्रैचेस नहीं आते हो। आप घर पे देख सकते हो, अपने घर पे उस पर देखना कि आप जो अपना कांच खोल के देखोगे ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ से पेंट किया हुआ और उसके अंदर बहुत ही पतली लेयर सिल्वर की होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिल्वर, सिल्वर कोटिंग से कवर्ड किससे कर दिया था, रेड पेंट से कवर कर दिया था। कवर्ड बाय रेड पेंट अकेला लिख दो, ऑन लगाने की जरूरत, ठीक है। रेड पेंट से कवर कर दिया जाता है। और इसको देखो रे डायग्राम, एक तरीके से हम इसका डायग्राम आप इस तरीके से, जब किसी सरफेस को हम पेंट कर देंगे तो उसका रे डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से रे डायग्राम बनाएंगे ये। और ये साइड, इस साइड का मतलब होगा ये, देखो ये इस तरीके से। और जो इस साइड होगा, इस साइड का मतलब होगा पॉलिश सरफेस होगा, जो अनपॉलिश्ड होगा। ये साइड का सरफेस कैसा होगा, हमारा अनपॉलिश्ड होगा। ये रे डायग्राम बना लिया। अब आप देखो, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट यहां पर लिख लो आप नोट्स बना के, क्या लिखना है, द ऑब्जेक्ट तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर डेफिनेशन लग दी, जो हमारे पॉलिश सरफेस और जो शाइनिंग सरफेस होंगी वो क्या होगी, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। किससे रिफ्लेक्ट करेंगे, जो अनपॉलिश्ड होंगे। देखो अभी ये कैसा होगा, मान लेते हम इसको, देखो ये हमारा मान लेते मेटल था, ये अनपॉलिश्ड होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है लाइट निकल रही हो, या रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या, जो शाइनिंग सरफेस होती है, आप देखते हो जो कोई सी डायमंड वगैरह होता है वो कितना चमकता है, उस पर लाइट कितनी जल्दी हाल रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम बात किए अनपॉलिश सरफेस, तो ये एक तरीके से अनपॉलिश सरफेस का एग्जांपल हो गया था। और डल सरफेस का मतलब होता है रफ सरफेस, जिसकी बाद में हमारा ये कैसा बन जाता, रफ सरफेस बन जाता। रफ सरफेस में भी ऐसा ही होता, हमारी लाइट कहीं भी बह जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसी रफ सरफेस होगा, मान लीजिए हमारी देखिए यहाँ पे ऐसा रफ सा हो गया, अब लाइट कहीं ऐसी बेंड हो रही, अलग अलग तरीके से बेंड करेगी। कैसी, अलग अलग बेंड करेगी। एक मिनट, तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाइट गड़बड़ कर रही थी। देखो इस तरीके से होगा। देखो बच्चों इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इनको नेमिंग की बात करते हैं। अभी जो हमारी देखो जो लाइट आ रही थी यहाँ से, जो रिफ्लेक्ट करके बची जा रही थी, तो इस लाइट को हम बोला थे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हमारी कैसी थी, इंसिडेंट रे। और ये हमारी कैसी थी, रिफ्लेक्टेड रे। क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको नोट करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मान लेते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास एक कैसा है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है तो मतलब इस तरीके से हमारे ये रफ होंगे, ये इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये साइड से हमने पॉलिश कर दिया, ये साइन कर दें, इसका मतलब होता है हमने इस तरीके से इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये पॉलिश कर दिया। अब मान लेते हैं हमारी जो यहाँ से लाइट आ रही है, इस लाइट को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट रे की डेफिनेशन साथ में लिखते ही चलते हैं। इंसिडेंट रे, तो देखो बच्चों, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, हमारा जो इंसिडेंट रे उसे क्या बोलते हैं, ऐसी रे होती है जो क्या करे, मिरर पर फॉल करे, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। आप यहाँ पे लिख लेना, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये होती है इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो यहाँ से जो निकल के वापस चली जाती है, तो ये क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, हम ऐसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या, जो हमारी मिरर से वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट करके चली जाए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे।
तो देखो बच्चों, हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, जो हमारी मिरर क्या कर दे उसको सेंड बैक कर दे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाए। देखो जहाँ पे ये इंसिडेंट, ये जहाँ पर जो हमारी इंसिडेंट रे आती है, तो जो यहाँ पे जहाँ पे भी टकराती है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन हो जाएगी अ पॉइंट, तो देखो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, ऐसे पॉइंट, देखो अ पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन इट, जहां पर जो हमारी इंसिडेंट रे फॉल करे वही हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पर हमारी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है वो होगी हमारी इंसिडेंट रे। और देखो बच्चों, एक नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल हमेशा किस तरीके से, परपेंडिकुलर सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। और इंसिडेंट को रे से हम आई से डिनोट कर देंगे, रिफ्लेक्टेड रे को आई आर से कर देंगे। ठीक है, ये कैसी, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी हमारी आई हो जाएगी इंसिडेंट रे, और ये जो हमारी आर, आर क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। स्मॉल लेटर से दोनों को डिनोट करना है, तो ये इंसिडेंट रे वही और ये रिफ्लेक्टेड, और बीच में हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यदि मान लेते हैं आपका सरफेस इस तरीके से, तो आपका परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, आपका सरफेस इस तरीके से, तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, आपका परपेंडिकुलर स्ट्रेट है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्रेट बनेगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, हमेशा ये कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो उससे नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल लग देते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलेंगे, अ लाइन, तो देखो बच्चों, हमारी नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल ऐसी लाइन होगी जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, जो भी हमारा मिरर रहेगा ना, जो मिरर का जो सरफेस है इस पे कैसा होना चाहिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी नॉर्मल होती है। और ये जो हमारी इंसिडेंट रे और जो हमारे नॉर्मल रे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो देखो ये नहीं बोलेंगे, ये आप यहाँ पे क्रॉस बना लेना इस तरीके से, क्यों नहीं बोलेंगे, देखो जो किसके बीच में बोलेंगे, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसको बोलेंगे एंगल, ये एंगल का साइन एंगल आई। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बने, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बने वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पे दो डेफिनेशन ऑफ लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो देखो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो एंगल किसके बीच में बने, इंसिडेंट और इंसिडेंट रे के बीच में बने और नॉर्मल के बीच में बने। उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं जो किसके बीच में बने, नॉर्मल के बीच में बने और रिफ्लेक्टेड रे में, उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, इतना समझ में आ जाएगा। देखो एक और कभी बार देखो, पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक इस तरीके से हमारा ये है हमारा प्लेन मिरर, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास सरफेस है और इस टाइप से हमारा ये पॉलिश है। ठीक है, ये कैसा पॉलिश है, मान लीजिए हमारे, और ये बीच में क्या होता है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये क्या होती है हमारी नॉर्मल। अब हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से आ रही हो, यहाँ सेम आ रही हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इसके ऊपर सीधा चला जाएगा। ठीक है, जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। जे देखो ये समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, दो टाइप के मिरर पर ही हमारे दो लॉ काम करते हैं। एंगल जो हमारे रिफ्लेक्शन के दो लॉ होंगे, ठीक है, दोनों लॉ के में बात करेंगे, लेकिन वो वर्क किस पर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, ये दोनों टाइप के हमारे मिरर होते हैं और वो इन्हीं दोनों टाइप के पे वर्क करता है। तो आप पहले ये नोट करो, फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ मिरर के बारे में। ठीक है, आप नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो हमारे ये लॉ है ना, जो किस पे, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, जो हमारा स्पेरिकल मिरर, इन दोनों ही मिरर पर वर्क करते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, जो हमारा स्पेरिकल मिरर होगा और प्लेन मिरर होगा, इन्हीं दोनों पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करेगा। तो देखो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, क्या,
हमारा पहला लॉ क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आप पूरे लिख देना फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना उसके इक्वल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए इस तरीके से हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये कैसी हमारी, ये बीच में ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी नॉर्मल है। यदि मान लेते हैं ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री का है, क्या है 60 डिग्री का है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। यदि ये 35 का हुआ तो ये भी क्या होगा हमारा 35 का होगा। ये लो कहता है, क्या क्या कहता है, जो हमारे दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला लो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट तो देखो बच्चों, पहला तो हमने क्या कह दिया, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना वो किसके इक्वल में होगा, हमेशा ही इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये तो हमारा पहला लॉ था, ठीक है। लॉ देखो ये बेस्ड है, यही है इसका रूल है, मतलब हमेशा ही इक्वल होना है। दूसरी लॉ कहता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो नॉर्मल रे, ये आपस में क्या करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखो एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब, देखो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अभी बता, मान लीजिए ये क्या था हमारा, ये इस तरीके से सरफेस था, क्या था, ये देखो एक तरीके से ये सरफेस है। देखो ये देखो, आप इसको इस तरीके से ना समझो, कुछ इस तरीके से समझो। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये सरफेस था, तो देखो जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे, ये आपस में तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये कहता है हमारा सेकंड रूल। देखो आप ही देखो, थोड़ा इमेजिन करो, ये हमारा सरफेस है, देखो ये एक तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स बना दें, ये एक तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स बना दें, ये बॉक्स बना दें, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए सरफेस पर आ रही, ये पहले यहाँ से आती है और फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो मतलब देखो ये कि ये देखो ये लेटा हुआ है, जैसे कि ये बोर्ड खड़ा है, ये सरफेस लेटा हुआ है, तो देखो यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आई, यहाँ से आई इस पे और यहाँ से वापस चली गई, जैसे कि ये हमारा बोर्ड आया, ये देखो प्लेन, ये बोर्ड पर देखो ये आया और यहाँ से वापस चला गया और ये बीच में नॉर्मल। तो एक तरीके से ये देखो एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है कि नहीं, तीनों एक ही प्लेन है, ऊपर वाले प्लेन पर लाई कर रहा है, नीचे हमारा सरफेस था, ऊपर ऐसा ये 3D के ग्राफ के हिसाब से सोचो ना, तो एक तरीके से ये जो हमारा 3D ग्राफ बन रहा है उस पर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये हमारा रूल कहता है, सेकंड लॉ कहता है। तो हम यहाँ पे सेकंड लॉ लिख सकते हैं। सेकंड लॉ क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे तो देखो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी नॉर्मल रे है वो क्या कर रही है, आपस में एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप अब तो आपको ये लॉ समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, इमेज क्या होती हैं और इमेज कितने टाइप की होती है। आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं, एनीथिंग विच गिव आउट अ लाइट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो हमारे लिए क्या देती हो, लाइट रेज देती हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप की होती हैं, पहला हो जाएगा ल्यूमिनस और दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस। देखो मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन है, ये क्या है हमारा एक सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। और ये मान लेते हैं हमारा कोई रखा है यहाँ पे एक फ्लावर रखा है, ये कैसा है, यहाँ पे हमारा एक इस तरीके से हमारा फ्लावर रहेगा। तो देखो सन के पास तो लाइट है और ये आप हो, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ से। देखो सन के पास तो लाइट है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लाइट देगा इसको, लाइट यहाँ पे आएगी, लाइट सन क्या करेगा, पूरी डायरेक्शन, देखो जैसे इस पे ये रफ सरफेस होगा इसका, तो इस पे होगा कि लाइट पूरे डायरेक्शन में तमाम इस तरीके से फैल जाएगी और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लाइट आई और हम इसको देख सकते हैं। इसका मतलब था सन के पास तो उसकी लाइट है ही, और इसके बाद ये, और इसके पास लाइट कहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होगा, ये इसके पास कहाँ से आ गई, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन है तो ना इसके पास भी लाइट, भले रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो देखो उसी तरीके से हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके पास खुद की लाइट हो। एग्जाम्पल के लिए कह देंगे सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक
बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों? जैसे कि आपके कमरे में देखोगे, यदि उसमें से हमने डार्क रूम कर दिया, उसमें से लाइट बंद कर दी चारों तरफ ही, तो अंधेरा होगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, जैसे चेयर मान लो कुछ ही रखा हो, उस पर जाएगी लाइट, रिफ्लेक्ट होके आएगी और हम उसे देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा हो जाएगा एक, उसके बाद खुद की लाइट है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ल्यूमिनस। ट्यूबलाइट है, क्या हो जाएगी, ट्यूबलाइट होगी, वो भी ऐसी हो जाएगी, ट्यूबलाइट। उसी तरीके से हम कैंडल ले सकते हैं, फायर ले सकते हैं, ईटीसी, ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मतलब थोड़े भले ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे कम अमाउंट में है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे कम अमाउंट में है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल करते हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा ल्यूमिनस क्या होता है। हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट हो, जैसे सन, उसके पास खुद की लाइट थी। नॉन ल्यूमिनस किसके होता है, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, बट ओनली रिफ्लेक्टर लाइट विच फॉलिंग ऑन, जो वो जब रिफ्लेक्ट करती है, जब उन पर लाइट क्या करती है, फॉल करती हो। ऐसे देखो, ये इस पे पहले क्या था, इस फ्लावर पे क्या किया, लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, और फिर क्या हुआ, जैसी लाइट क्या कहते हैं, सन की लाइट इस पे पड़ी, और ये कैसा हुई, और वो लाइट तमाम में फैलने लगी, आप इधर उधर तमाम फैल गई, वो रिफ्लेक्ट करने लगी, और उसके कारण क्या होने, हम एक इस साइड हमने करे थे तो वो लाइट हमारे पास भी आई, और हमने क्या कर लिया, वहां पे देख लिया। इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट लाइट हमारे पास नहीं आती, हम किस तरीके से देख सकते हैं, ये चीजों को देख रहे हैं, वो हमारे पास आ रही, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही। आप जैसे गमले को देख रहे हो तो पहले उसकी बल्ब से, मतलब आपके घर में जिस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, क्यों, पहले लाइट आ रही है किस पे, पहले लाइट आती है बोर्ड पर, फिर बोर्ड रिफ्लेक्ट करके मुझे दिखा रहा है, जिसकी वजह से मैं बोर्ड को देख पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो हमारे बहुत से हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं मून। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मून। देखो मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन से लाइट लेता है, पर उसके बाद ही तो वो चमकता है, जैसे कि आप रात में देखते होगे। हम उसे क्यों देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वो सन से लाइट देखता है, फिर वो हमारे पास लाइट भेजता है, जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेस्ट, जैसे कि आप देखो क्या होता है, यदि कभी होगा, यदि देखो सन नहीं होगा तो मून नहीं चमकेगा, तो हम मून को देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल। ऐसे आप बॉस भी ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, बहुत सी एग्जांपल बन जाएंगे। तो ETCAC लिख देते हैं, जो आपको एग्जांपल लिखना चाहो, बॉक्स, टेबल, जो भी चाहे आप वो एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज किसे कहते हैं, तो आप इसे नोट करो, फिर हम इमेज के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इमेज किसे कहते हैं। देखो, जब आप मिरर के सामने जाते हो तो आप मिरर के सामने क्या देखते हो, एक आपका डुप्लीकेट देखते हो, तो आपको वो क्या है, एक आपकी इमेज है। जैसे कि आप टीवी में देखते हो या सिनेमा में देखते हो, तो उस समय आप जब सिनेमा या टीवी में देख रहे हो तो उसकी आप वो इमेज देखते हो। रियल लाइफ में इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, अपने घर पर कुछ काम कर रहा होगा, जो भी हमारा वो एक्टर है वो उस समय क्या कर रहा होगा, घर पे काम। अभी आप मान लो, अभी आप कोई सी मूवी देख रहे हो तो वो बहुत पहले ही डल चुकी है, लेकिन आप अभी देख रहे हो तो वो आप क्या देख रहे हो, उसकी एक इमेज देख रहे हो। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इमेज किसे कहते हैं, ये नहीं बता रहा अभी कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। अभी तो सिर्फ हम इमेज की बात कर रहे हैं। तो अब आपको इमेज समझ में आया, इमेज किसे कहते हैं, जो आपकी जो इमेज किसे कहते हैं, जो आप देख रहे हो। जैसे कि आप मिरर के, जैसे कि आप गाड़ी से जाते हो, गाड़ी के जो मिरर लगा रहता है वो आप इमेज देखते हो, रियल में नहीं देखते उसको, कि वो आपके मिरर में थोड़ी है, वो तो आपके पीछे है, लेकिन आप जो यहाँ पे देख रहे हो वो क्या है, इमेज है उसकी। ठीक है, आई होप आपको इमेज समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी दो इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब आखिर हम पता कैसे लगाएं कौन इमेज हमारी रियल होती है और कौन इमेज हमारी वर्चुअल होती है। तो देखो बच्चों, एक पॉइंट लिखो, जहाँ पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर मीट करें, क्या रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे मीट करें, तो यहाँ पे लिखना जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करें एक पॉइंट पर, कहाँ पे, एक पॉइंट पर। ठीक है, जहाँ पर एक पॉइंट पर मीट करें तो उसे ही हम बोलेंगे, उससे ही हम बता सकते हैं हमारी रियल इमेज कौन है और वर्चुअल इमेज कौन है। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है। देखो अभी थोड़ा आपने डायग्राम्स वगैरह पढ़ लोगे ना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ी आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। ये इस तरीके से हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये इस तरीके से हमने दो मिरर बनाए, क्या, दो मिरर बना लिए। ठीक है, ये साइड हमने पॉलिश कर दिया है, मतलब इसको पेंट कर दिया है, और इस तरीके से हम मिरर को डिनोट करते हैं। अब देखो बच्चों, अब आप देखो, अभी तो थोड़ा आपने मिरर नहीं पता, मान लो कोई लाइट आ रही, इससे टकराएगी, कोई दूर से आ रही, इस तरीके से आ रही दो लाइट, क्या इस तरीके से आई, तो अब वो टकरा के क्या जाएंगी, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, तो वो कुछ टकरा के इस तरीके से मिल जाएंगी और आपस में मीट कर जाएंगी। अब ये मीट कहाँ पे कर रही है, मिरर के सामने। यदि कोई लाइट हमारी मिरर के सामने मीट कर रही है तो इसका मतलब वो होगा रियल इमेज है।
देखो लौट के यहीं पे आ रही मिरर इमेज से क्या होगी वो इस तरीके से मिरर इमेज। तो आपको ये याद रखना जब भी हमारी मीट क्या एक पॉइंट पर मीट कर जाए तो वो कैसी होगी हमारी, ये क्या होगी हमारी रियल इमेज है। ये क्या कर रही है, देखो रियली में ही मीट कर रही, रियली मीट कर रही है, ये इमेज आ रही और यहाँ से रियल इमेज कर रही। अब वर्चुअल इमेज में क्या हो सकता है, अब हमारी मान लेते हैं कोई लाइट इस तरीके से जा रही हो, मान लेते हैं वो आई होगी यहाँ से इस तरीके से आई हो, वो इस इधर जा रही है, ऐसी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो इधर जा रही हो क्या। अब ये बताओ ये कहीं मीट करेंगी, ये तो भगती आ रही हैं और गैप बनता जाएगा, तो ये रियल में मीट नहीं कर लेते, तो हम इन्हें एपियर कर लेते हैं। मान लेते हैं मिरर के पीछे इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं और इन्हें इस तरीके से मीट कर देते हैं, क्या इनको इस तरीके से मीट कर देते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये होती है हमारी रियल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज। रियल इमेज नहीं बोलेंगे जो एक्चुअली मीट करें, क्या बोलेंगे, व्हेन, जब देखो क्या लिखा, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, जी एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो ये हमारी है रियल इमेज। और ये हमारी कैसी है, एपियर मीट, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, एपियर, हमने मान लिया कि ये पीछे मीट कर रही, तो ये हमारी कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। ये कैसी इमेज होगी, हमारी वर्चुअल इमेज होगी। देखो रियल इमेज में क्या थी, देखो इमेज कहाँ बन रही, मिरर के फ्रंट पे, ये देखो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, क्या जब ये ऑब्जेक्ट दोनों मिल रहे तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। एक्चुअली देखो मिरर के फ्रंट पे ही बन रही है, और इसमें क्या हुआ, और ये क्या होगी, स्क्रीन पर ऑप्टेन हो गई। इट कैन बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन होगी ना उस पर ऑप्टेन होगी। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में देखोगे, सिनेमा हॉल में क्या होता है, जब हम वो लाइट रेस आती हैं, जब एक वो आगे लगा रहता है उससे लाइट रेस आती है, उसमें क्या करती है, जहाँ पर भी जो लाइट रे पड़ती है वहीं पे वो चीज़ दिखने लगती है। जैसे कि आँख पे पड़े, आँख बनाना तो उससे बहुत सारी लाइट रे पड़ेंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आँख बन जाएगी। जैसे कि हमारी यहाँ पे लाइट रे डालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी इस तरीके से आँख बन जाएगी। तो ये क्या स्क्रीन पर ऑप्टेन, वो कैसी हमारी रियल इमेज है। जैसे कि आप अपनी देखते होगे मिरर में, वो आपकी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अभी बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, अभी जस्ट इमेज फॉर्मेशन उसी का देखते हैं कि प्लेन मिरर पे किस तरीके से आती है। और उसके बाद यदि इट ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि जब आप ऐसा देखोगे इन्वर्टेड इमेज, ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो रियल में असल में ये उल्टी दिखेंगी आपको। कैसा, उल्टी दिखेंगी, क्यों, देखो जो आपकी आइज होती है ना रेटिना, वो आपको इमेज सीधी करके दिखाती हैं। क्या, जो रेटिना वाली आइज होती हैं आपको सीधी करके दिखाती हैं, असल में वो इमेज उसकी उल्टी बनती है। क्या, इमेज उल्टी बनती है, लेकिन आप जब ह्यूमन आइज वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें आपको सब क्लियर में समझ में आएगा। इसलिए बस आप तो ये रखो कि ऐसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं, और ये कैसी करती है, मीट करती है, ये क्या होती है, एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट पर। और वर्चुअल का भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल की भी लिख देते हैं, इमेज विच इज फॉर्म्ड, ये इमेज है ना वो क्या वैसी मिरर के बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे। ये देखो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, मिरर के बिहाइंड पीछे बन रही है। वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, पीछे बन रही है, आगे नहीं बन रही। वर्चुअल इमेज पीछे बनती है, ये देखो पीछे, मान लेते हैं हम एक तरीके से पीछे बन रही है, लेकिन क्यों, ये तो देखो इस तरीके से कहीं मीट ही नहीं करेंगी। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगी, इट ऑलवेज इरेक्ट, और दूसरा पॉइंट इट कैन बी, इट कैन नॉट, देखो, और ये क्या होगी, कभी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं होगी। देखो यहाँ कहीं स्क्रीन पर ऑप्टेन हो रही, नहीं हो रही, देखो ये तो ऑप्टेन हो रही थी स्क्रीन पर, ये नहीं होगी स्क्रीन पर कहीं ऑप्टेन, ठीक है, ये कहीं भी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं होगी। और इनका नेचर क्या होगा, इट ऑलवेज इरेक्टेड, इट ऑलवेज इरेक्ट। देखो इरेक्ट क्यों होंगी, देखो ये कैसी होंगी, हमारी इरेक्ट होगी। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में देखते हो, उसमें लाइट आप देखो, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर लाइट डालता है वैसी लाइट डलती है, आपको आंख बनानी है सीधी तो सीधी, तो इसका मतलब होता है इरेक्टेड का मतलब होता है सीधे खड़े हो जाना। आपकी डुप्लीकेट इमेज, जैसे कि आप मिरर में देखते हो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। आप जैसा देखते हो आप वैसे ही देखते हो उसमें, जैसे आप देख रहे हो सीधे खड़े दिखा रहे हो तो आपको सीधे खड़े दिखाएंगे, तो इसमें उसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज बनी है। और इसमें क्या होती है, लाइट एक्चुअली मीट करती है, इसमें एपियर मीट करती है। मान लेते हैं हम एक तरीके से एपियर मीट कर देते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, तो देखो बच्चों ये एपियर मीट करती है, एक्चुअली मीट नहीं करती, एपियर मीट करती है। तो आप ये दोनों डायग्राम बना लेना। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर पर इमेज हमारी किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, प्रोसेस आपको ये और अच्छे से क्लियर समझ में जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, हमारे इमेज पर के जो, तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर रहेगा ना उस पर किस तरीके की इमेज बनती है, ठीक है। अब आपके देखो थोड़ा बहुत और डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। देखो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, मिरर, आपको पता होगा इस तरीके से हमने मिरर पर पॉलिश कर देते हैं। तो मान लेते हैं, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट या आप इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पर खड़े हुए यहाँ से, ठीक है,
मान लेते हैं ये आप खड़े हो, देखो आपको इस तरीके से एरो में बताना है, क्या ये एरो लेके इस तरीके से बताना है, क्या ये इस तरीके से एरो में बताना है। इससे पता तो चलेगा आप किस तरीके से खड़े हो, उल्टे खड़े हो या सीधे खड़े हो। एरो का मतलब है आप या सीधे से खड़े हो। तो देखो मान लेते हैं लाइट रे आती है, तो मान लेते हैं हमने ये पहली हमारी इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से जा रही है मिरर पे इस तरीके से, मान लेते हैं कहीं सन से आ रही होगी। लाइट रे कितनी भी डायरेक्शन में जा सकती है, आप हज़ारों लाइट रे लगा सकते हो, बहुत सी आती है। एक लाइट रे थोड़ी देर आप देख पा, मान लेते हैं यहाँ से सन से आ रही होगी आपके पास जा रही, अब आपने देखा यहाँ से सीधा देखा तो प्लेन मिरर भी कैसा होगा, यहाँ से एकदम सीधा गई, यहाँ से नॉर्मल बनाया हमने तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा, 0। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, तो नॉर्मल। तो यहाँ पे जो हमारी लाइट यहाँ से गई तो भाई वहाँ से यहाँ से लौट के वापस आएगी, इस तरीके से ये लौट के वापस चली जाएगी। अब आप एक दूसरी रे ले लो, कहीं से भी मान लो, इसकी बार आप इधर से भी माना सकते हो, इधर। अब मान लेते हैं इसकी रे हमने यहाँ से इस तरीके से जा रही, ये यहाँ ये इस तरीके से जा रही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहीं से सेम इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चला जाएगा, ये आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये कहीं मिल रही है, ये देखो इनका तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा। क्यों, तो इस तरह अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा, तभी तो हम इमेज बता पाएंगे। इस तरीके से हम इसकी अपीयर टू मीट कराएंगे, हाँ ये इस तरीके से अपीयर टू मीट हो जाएगी। इनको इस तरीके से हमने मीट कराया, क्या इस तरीके से इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यहाँ बनेगी, ये जहाँ पे पॉइंट बनते भाई हमारी इमेज बनेगी। देखो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी इमेज बन रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एरो सीधा खड़ा था, यहाँ पे भी एरो सीधा खड़ा है, तो इमेज कैसी बन रही, सीधा। देखो आप जरूरी नहीं है, अब ये रे आप यहाँ से निकाल लो, एक रे आपने यहाँ से निकाल दी, ठीक है, मान लिया आपने इधर निकाली, अब यहाँ पे बनेगी तो वो इस तरीके से इधर भग जाएगी, तब भी क्या हुआ, यहाँ से इस तरीके से दूर जा रही है, तो ये मीट तो तब भी नहीं कर रही। तो इसका मतलब होगा हमारा ये में नेचर कैसी इमेज दे रहा है, वर्चुअल इमेज। कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कह सकते हैं, या फिर इरेक्ट इमेज बन रही। इरेक्ट इमेज का मतलब था जैसे कि आप खड़े हो सीधे, यहाँ पे हमारा मार्कर ये क्या था, मान लो मार्कर का पोजीशन था, ये मार्कर का हेड है, यहाँ से इस तरीके से देखा तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज सेम मार्कर बन रहा है। जैसे कि आप अपना फोटो देखते हो, आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, फिर भी आप देखते हो तो आप बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो, लेकिन आप क्या बता, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जैसे दिखाई देता है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तो देखो अब इसके नेचर की बात करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में जाएगा। एनएटी नेचर आपको हर एक के निकला है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नेचर इसका कैसा बनेगा, कैसा बना है, देखो नेचर कैसा, इसकी इमेज क्या है, इमेज कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है इसकी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसकी इमेज कैसी बन रही है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। और दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी सेम है और इमेज की भी डिस्टेंस सेम है, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेम है और इमेज की हाइट भी, क्या लिखेंगे, से बिहाइंड द मिरर, लेकिन मिरर के पीछे है, ठीक है। ये तो दूसरा तीसरा पॉइंट निकल आया, और रियल 4 पॉइंट तो हमारे लिए मिल गए। और 5वां कौन से हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होना चाहिए कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो आपको राइट हैंड चीज़ दिखाई देती वो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगी। जब आप ऐसा हाथ खड़ा दोगे, आप आपका हाथ खड़ा करोगे तो मिरर में आपका ये कैसा होगा, राइट होगा, या मान लीजिए ये कैसा है आपका राइट होगा, तो उस साइड आपका कैसा बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा। जो आपकी चीज़ राइट होगी वो लेफ्ट साइड दिखा देगी, ये आपकी राइट साइड आंख दिखाई देगी तो आपको मिरर में वो चीज़ लेफ्ट साइड दिखाई देगी, ठीक है। इसका मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड। पहले आप इसको नोट करो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, कभी कभी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। देखो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, यदि वो लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो वो हमारे लिए किस साइड दिखाई देगा, राइट हैंड साइड दिखाई देगा। जैसे कि हमारे मान लीजिए, देखो ये एग्जाम्पल लिया, ये हमारा डी है, अभी साइड और ये हमारा आर है, तो अभी हमारा डी कहाँ पे है, डी हमारा है राइट हैंड साइड,
डी हमारा राइट हैंड साइड है, तो इस साइड हमको क्या दिखा रहा है लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये अभी हमको किस साइड दिखा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है। उसी तरीके से आर की बात की जाए, आर हमारा क्या है, इस साइड हमारा आर किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे ही छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझेगा आ गया होगा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन में ये होता है लेफ्ट हैंड वाली चीज़ होती है वो हमको राइट हैंड साइड दिखाई देती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखते हो, एग्जाम्पल हो, आप जब मिरर में देखते हो आपका जो राइट हैंड होता है ना, तो आपको जब आप मिरर में इस तरीके से ऊपर करोगे तो आपको किस तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा। ठीक है, आपकी कोई भी पूछी बॉडी होगी ना वो लेफ्ट हैंड साइड की जगह वो राइट हैंड साइड दिखाई देगी। जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड का होगा वो राइट हैंड साइड दिखाई देगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेगुलर डिफ्यूजन, रेगुलर रिफ्रैक्शन और डिफ्यूज रिफ्रैक्शन के बारे में, किसके बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है आज का, जिसका नेम होगा रेगुलर डिफ्यूजन और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और रह गया जिसका नेम है हमारा रेगुलर रिफ्रैक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस ये 2-3 मिनट का और रह गया है, तो हम इसको और कवर कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे लिए क्या पूछा जाता है, अब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है अ बंडल ऑफ लाइट ले, अ बंडल ऑफ लाइट रे। इसमें कैसी, तो बंडल ऑफ लाइट लेती है, एक साथ बहुत सी रेस को पास करवाया जाता है, इंसिडेंटली पास करवाया। जैसे कि हमारा ये हो गया, मान लीजिए हमारा ये क्या आ गया, कोई सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, अब इसको हम पैरेलली लाइट रेस को पास करवाया, कैसी पैरेलल लाइट ले, 1 मिनट, मतलब बहुत सारी पैरेलल का पैरेलल ये पैरेलल लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगी कैसी, वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हुई जाएंगी। ये देखो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती, 1 मिनट, ये पैरेलल ही जाएंगी रिफ्लेक्ट करते हुए, देखो एक ही डायरेक्शन में आ रही है पैरेलल, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, क्या आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का हो जाए, देखो जैसी लाइट आ रही है वैसी रिफ्लेक्टेड आएगी। ये एग्जांपल हम स्मूथ सरफेस का ले सकते हैं। स्मूथ सरफेस कैसे हो सकता है, जो हमारे स्मूथ सरफेस होते हैं उन पे क्या करता है, उन पे ही ये वर्क कर पाता है। जैसे कि हम प्लेन मिरर एग्जांपल लिया जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर कैसा होता है, हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उस पर हमारा कैसा होगा, एकदम हमारी लाइट कैसी होंगी, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और देखो स्टिल वाटर की बात करें, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर में क्या होगा, पानी रुका हुआ तो वो कैसा होगा, स्मूथ सरफेसेस हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे इंसिडेंट लाइट की हमारी जितनी भी पार्टिकल्स जाएंगे और टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इससे क्या होगी, एक इमेज फॉर्म हो गई। क्यों इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि जब भी हमारी लाइट एक किसी डायरेक्शन में जाए तो उसमें का मतलब होगा इमेज फॉर्म। तो यहाँ पे लिखिए इमेज formed by regular reflection रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। और क्योंकि इसमें इमेज इसलिए फॉर्म हो रही है क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि स्टिल वाटर था, स्टिल वाटर का एग्जांपल हो गया था हमारा, उसमें स्मूथ सरफेसेस जैसा एग्जांपल होना चाहिए। इसका मतलब होगा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो भी आपस में कैसा आएगा, इक्वल होगा। और लिख लेना आप एक जगह नोट्स, और साथ में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बना लें, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले आप ये लिखना, फिर उसके बाद इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद लिखना इंसिडेंट ऑफ एंगल एक दूसरे कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। फिर आप ये एग्जांपल डालें। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारे लिए क्या होता है, जब हम पैरेलल ऑफ लाइट को पास करवाते हैं तो क्या होता है, देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सबसे पहला हमारा सरफेस इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, एकदम एक तरीके से सीधा बना देता हूँ, इस तरीके से हमारा सरफेस हो जाएगा, ये ऐसा सरफेस होगा, क्या इस तरीके से हमारा सरफेस होता है, इस तरीके से स्मूथ सरफेस नहीं होता है, एकदम सीधा सरफेस। तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम इंसिडेंट लाइट पार करती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिसिपेट, जैसे कि मान लीजिए हमने ये इंसिडेंट लाइट डाली, ये इस तरीके से इंसिडेंट लाइट डाली, तो क्या हो रहा है, ये कभी इधर भग जाएगी, ये कभी इधर भग जा रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही, ये इस साइड, इस तरीके से हम डालते जाएंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में, कभी ये इधर हो जा रही, ये हो सकता था इधर हो गई। ये किसके डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे, आप एग्जांपल में लिख लेना यहाँ, ये किसका हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, सो यहाँ पे लिख देंगे
पहला पॉइंट हो जाएगा नो इमेज। क्यों इमेज फॉर्म नहीं हो रही? जब हमारे पार्टिकल्स इस तरीके से जा रहे थे लाइट में, पूरे पार्टिकल्स ही तो जाते हैं, लाइट किससे बनी है? पार्टिकल, फोटोन, एनर्जी से। तो हमारी जब इस तरीके से जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है वो कहीं भी निकल जा रहा है, कहीं इधर भग जा रहा है, कहीं उधर बन जा रहा है, तो उससे हमारी इमेज ही नहीं फॉर्म हो रही कोई सी भी। तो यहाँ पे नो इमेज, जब आप देखो, जब रे डायग्राम्स पढ़ लोगे ना तो थोड़ा और क्लियरिटी समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं उस समय और समझा दूंगा, ठीक है। नो इमेज फॉर्म्ड, इसमें क्या होती है? कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। इसका मतलब होगा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारी इंसिडेंस राइट होती है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नहीं होती। कभी कभी बार क्या होगा, स्मूथ सरफेस हो गया, कभी कभी बार होगा इस तरीके से हमारा ऐसा 90 डिग्री बन जाएगा, कभी कभी बार हो जाएगा सीधी लौट के जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे एंगल को फेल कर जा रहा है रिफ्लेक्शन। एंगल हमारा इंसिडेंस एंगल चाहे कितने का आ रहा है, लेकिन अलग तरीके से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग मान लो इसमें आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, लेकिन रिफ्लेक्शन में हमारे लिए बन जा रहा है 30 डिग्री का, इसलिए फेल हो जाता है। इसमें डिफ्यूजन में हमारा क्या हो जाता है? लो फेल हो जाता है, ठीक है। बस इसमें, और आप तो इसमें तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, इसमें तो एग्जाम्पल आप हर एक चीज़ है, आपकी बुक है, पेन है, मार्कर है, मेरा बोर्ड है, ये आप हो, मैं हूँ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये पूरे के पूरे डिफ्यूजन के। आप स्मूथ चीज़ को स्मूथ, जैसे कि ये बोर्ड है, अभी तो बोर्ड क्या है, ये स्मूथ हो जाएगा। बोर्ड की इतनी सी बात की जाए, ये अभी क्या है, इसमें शायद नहीं है, ये भी स्मूथ नहीं है। क्यों? इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पार्टिकल्स होंगे इधर उधर से निकल जाएंगे पार्टिकल्स, ये भी हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है। जिसकी स्मूथ सरफेस क्यों नहीं है? इसके अंदर हमारी लाइट एब्जॉर्ब होगी कुछ ना कुछ, लाइट फैल रही है, इसमें लाइट फैल रही है, ये भी हमारा नहीं है, इसमें लाइट फैल रही है। फैल रही है तो मतलब क्या होगी, हमारे पार्टिकल्स लाइट इस तरीके से अलग अलग जगह से फैल रही है, तो ये भी हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है। स्मूथ सरफेस जैसे मिरर, वो हो सकता है हमारा मिरर, क्योंकि उसमें जहाँ पे हम लाइट डालेंगे वहीं से लाइट निकल के आएगी। इस बोर्ड पर डालेंगे तो बोर्ड कुछ एब्जर्व कर सकती है और साथ ही साथ में रिफ्लेक्ट कर देगी किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। बस इतना ही था हमारा आज का टॉपिक। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।